नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं टीवी रेनस ने 1801 में किया था। याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने किया था एवं टीवी रेनस ने किया था। कब किया दोस्तों? 1801 ईस्वी में किया था। अगला है दोस्तों, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक है अरस्तु। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? याद रखिएगा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। ठीक है, याद रखिएगा कि लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक है। आपको ध्यान देना है कि हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक है। अगला है दोस्तों कि भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? याद रखिएगा चरक जो है दोस्तों भारत में चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? थियोफ्रेटस। याद रखिएगा दोस्तों कि थियोफ्रेटस जो है ये वनस्पति विज्ञान का जनक है, थियोफ्रेटस। अगला दोस्तों कि भारत में शैल चिकित्सा, ठीक है, भारत में शैल चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। याद रखिएगा सुश्रुत जो है भारत में शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने कि मानव, याद रखिएगा कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला दोस्तों कि हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक है किसका दोस्तों? याद रखिएगा अरस्तु का। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक किसका है दोस्तों? अरस्तु का है। अगला है कि हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक किसका है दोस्तों? तो थियोफ्रेटस की है। याद रखिएगा कि हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक है थियोफ्रेटस की। अब लोग देखने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। याद रखिएगा कि क्या देखेंगे दोस्तों? जीवधारियों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि जीवों की आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का जो पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला है कि जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया तो कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। याद रखिएगा जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लिनियस ने। कब किया? 1753 में। अगला दोस्तों कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया रॉबर्ट एच विटकेर ने। कब किए? 1969 में। याद रखिएगा कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्ट एच विटकेर ने कब किए थे? 1969 ईस्वी में किए थे। ठीक है, देखने वाले कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण क्या है दोस्तों? यानी कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। याद रखिएगा कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है दोस्तों, अगला है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। याद रखिएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें दोस्तों? तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन है? जीवाणु हो गया, ठीक है, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा कि मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? केंद्रक नहीं होता है। आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक। अगला है दोस्तों कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें दोस्तों? तो प्रोटिस्टा जगत में। अगला है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल,
कवक, प्रोटोजोआ। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है दोस्तों? शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। अगला है दोस्तों कि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। याद रखिएगा हम यहाँ पे क्या बताए थे कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं जीवाणु। ठीक है दोस्तों, क्या देखने वाले हैं हम लोग? जीवाणु देखेंगे। जीवाणु का खोज किसने किया था? आपको ध्यान देना है कि जीवाणु का खोज किए थे लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। याद रखिएगा कि जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु के खोज किए थे। अगला है कि जीवाणु का पिता कौन है दोस्तों? लीवेनहॉक। याद रखिएगा लीवेनहॉक को जीवाणु का पिता कहा जाता है। अगला है जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेन वर्ग ने दिया था 1829 में। ठीक है, जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेन वर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। अगला है कि कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु। ठीक है, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है दोस्तों? जीवाणु जो है कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव है। अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। याद देखिएगा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखने वाले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, दलहनी पौधे। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है दोस्तों राइजोबियम। याद रखिएगा कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम जो है ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? वो करता है राइजोबियम। अगला है दोस्तों कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा करता है कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोस्तों कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। याद रखिएगा कि जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन। ठीक है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S पाया जाता है। याद रखिएगा जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ठीक है, अगला हम देखते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ। अगला है कि प्रोटोजोआ होता है क्या? होता है एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। आपको ध्यान देना है गोल्डफस ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे। अगला दोस्तों आपके सामने कि प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? गोल्डफस ने किए थे। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना। याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन सा है? अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन सा है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिका। अगला दोस्तों कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। याद रखिएगा यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों विषाणु के बारे में। ध्यान रखिएगा कि संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है दोस्तों विषाणु। ठीक है, याद रखिएगा विषाणु संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखने वाले हम लोग विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कि विषाणु के अध्ययन को आपको ध्यान देना है कि विषाणु के अध्ययन कहा जाता है वायरोलॉजी। याद रखिएगा विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। याद रखिएगा 1892 में इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किए थे, आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों कि साधारणतः सभी विषाणु होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। याद रखिएगा सभी विषाणु जो बने होते हैं दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला दोस्तों विषाणु का जो आकार होता है ये 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। याद रखिएगा विषाणु का आकार कितना होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला दोस्तों कि रासायनिक रूप से विषाणु होता है। याद रखिएगा आपको
कि रासायनिक रूप से विषाणु होता है, क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। अब हम लोग देखने वाले कोशिका विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जितने भी सवाल करवा रहे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका भी बिहार 2 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, बिहार पुलिस का है। अगर बिहार एसएससी भी वैकेंसी आ ही गई है तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। याद रखिएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका जो है ये जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। याद रखिएगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवित कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किए थे लेवन हॉक ने किए थे। याद रखिएगा, जीवित कोशिका खोज किसने किए थे, लेवन हॉक ने। देखिए, कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, तो मृत कोशिका खोज किए थे। आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे और जीवित कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों, लेवन हॉक ने किए थे। ठीक है, अगला है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ध्यान रखना है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कब किया था, 1838 से 1839 में। याद रखिएगा, 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने किए थे। अगला है कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका है। याद रखिएगा कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, कोशिका 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अगला है कि केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। याद रखिएगा कि केंद्रक एवं केंद्रिका जो है ये नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला दोस्तों कि केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, हम क्या बताएं कि केंद्रक एवं केंद्रिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है क्या, केंद्रक एवं केंद्रिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सबसे छोटी कोशिका होती है। ध्यान देना है कि सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है। याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। अगला है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्यूनियल सेल की। याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्यूनियल सेल की है दोस्तों। ठीक है, जो मस्तिष्क में है। अगला है कि हम लोग देखेंगे मानव शरीर में, याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम, जो महिलाओं में होता है दोस्तों। किसमें होता है, महिलाओं में। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों अंडाणु ओवम। हम लोग देखने वाले कोशिका के संरचना। ठीक है, कोशिका के संरचना सबसे पहले है कि जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव। याद रखिएगा जीव द्रव जो है ये जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव का खोज किसने किया था दोस्तों, तो डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, डुजार्डिन ने जीव द्रव की खोज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था। याद रखिएगा कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। कब किया, 1839 में किए थे। आपको ध्यान रखना है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने 1839 में किए थे। अगला है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है, ये हेक्सले का कथन है दोस्तों। याद रखिएगा कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है, हेक्सले का है। अगला है कि जीव द्रव सिद्धांत दिया था सुल्ज ने दिया था। किसने दिया था, जीव द्रव जो सिद्धांत है ये सुल्ज ने दिया था, जीव द्रव का सिद्धांत। अगला है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। याद रखिएगा कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अगला देखने वाले हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति पाई जाती है तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला है कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कोशिका को एक निश्चित, ठीक है, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली प्रदान करती है, याद रखिएगा कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। अगला है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। अगला दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले हैं, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने किया था, याद रखिएगा अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेंडा ने दिया था, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में, याद रखिएगा जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है दोस्तों। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, मैट्रिक्स, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अगला है दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको पता ही होगा कि कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखिएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस। अगला है कि कोशिका का श्वसन केंद्र है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा कि कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वसन केंद्र है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में रहती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है दोस्तों ये वाला कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहती है ये किस रूप में संचित रहती है, तो एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोसिनिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा एडोसिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि एटीपी का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि एटीपी इकाई होती है किसका दोस्तों, ऊर्जा की, याद रखिएगा एटीपी किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है एटीपी। अगला है क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, क्रेब्स चक्र होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है कि क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था, हैंस क्रेब्स ने किया था, याद रखिएगा हैंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज किए थे। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है दोस्तों क्रिस्टी, याद रखिएगा कि क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गोल्जी काय के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि गोल्जी काय की खोज किसने किया था। याद रखिएगा कि गोल्जी काय की खोज किए थे कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किए थे। अगला है दोस्तों कि गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। याद रखिएगा कि गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टर्नी जो है ये गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। अगला दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, याद रखिएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंध कहलाता है। तो गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी कि यातायात प्रबंधक कहा जाता है गोल्जी काय को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है। याद रखिएगा श्रवण जो है ये गोल्जी काय का मुख्य कार्य है। अगला दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी काय के द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखने वाले लाइसोसोम के बारे में। आइए देखते हैं लाइसोसोम का खोज किसने किया था दोस्तों।
याद रखिएगा कि लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे ने। कब किए थे? 1948 में किए थे। याद रखिएगा कि 1948 ईस्वी में डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कि लाइसोसोम एक प्रकार का होता है, क्या होता है? एंजाइम होता है। याद रखिएगा कि लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला दोस्तों कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रहा पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। याद रखिएगा कि लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ब्रहा पदार्थों का भक्षण करना एवं पाचन करना दोस्तों, ठीक है। अगला है कि आत्मा हत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम को आत्मा हत्या की थैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलता है दोस्तों कि आत्मा हत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला है कि कोशिका का एटम बम कहलाता है दोस्तों, तो लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का एटम बम कहलाता है, लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? राइबोसोम। सबसे पहले बात करेंगे कि राइबोसोम का खोज किसने किया था। याद रखिएगा कि राइबोसोम का खोज किए थे पैलेड ने। कब किए थे? 1953 में, ठीक है। 1953 में पैलेड ने राइबोसोम की खोज किए थे। अगला है कि राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा कि राइबोसोम जो बने होते हैं दोस्तों ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। अगला दोस्तों कि राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। याद रखिएगा कि राइबोसोम का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण किया जाता है। अगला है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। याद रखिएगा 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम। राइबोसोम के दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। आपको बताएं कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं? 80S राइबोसोम, ठीक है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगला है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है किसके द्वारा दोस्तों? राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग लवक के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि लवक पाया जाता है किसमें? तो पादप में। याद रखिएगा कि लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लवक पाया जाता है किसमें दोस्तों? तो पादप में पाया जाता है। याद रखिएगा कि लवक पादप में पाया जाता है। अगला है कि लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक जिसको इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक तीसरा क्रोलोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो लवक तीन प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, तीसरा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लवक तीन प्रकार के होते हैं। अगला है अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में। याद रखिएगा अवर्णी लवक जो है दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए फूलों और बीजों को आकर्षक, याद रखिएगा कि फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट। याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, ठीक है। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला है पत्तियों का रंग पीला होता है दोस्तों कैरोटीन के निर्माण के कारण। याद रखिएगा कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग जो रंग होता है वो पीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने है कि पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं में उपस्थित मुख्यतः धातु है मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्यतः धातु कौन सा है दोस्तों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ठीक है। याद रखिएगा प्रमाण क्या होता है? 12 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, हरित लवक सहायता करता है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
अगला है कि कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। याद रखिएगा कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। याद रखिएगा कि टमाटर में लाल रंग का कारण है, यानी टमाटर लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर जो लाल होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। अगला है दोस्तों कि हल्दी में पीला रंग का कारण है। याद रखिएगा जैंथोफिल, यानी कि हल्दी जो है पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। अगला है दोस्तों कि पपीता में पीला रंग का कारण है। याद रखिएगा कैरिका जैथिन, यानी पपीता जो पीला होता है ये किसके कारण होता है? कैरिका जैथिन के कारण। अगला है कि सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। याद रखिएगा कि सेब जो लाल हो जाता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। अगला है दोस्तों कि मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सेथिन। याद रखिएगा कैप्सेथिन जो है ये मिर्च में लाल रंग का कारण है, यानी मिर्च लाल हो जाता है किसके कारण? तो कैप्सेथिन के कारण। याद रखिएगा अगला है कि गाजर में कौन सा वर्णक होता है दोस्तों, यानी कि गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो गाजर में होता है कैरोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखेंगे केंद्रक देखेंगे, रसधानी देखेंगे दोस्तों और तारककाय देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले केंद्रक देखते हैं। केंद्रक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। याद रखिएगा कि केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अगला है कि कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है कौन दोस्तों? तो केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो है ये कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला कोशिका का दिमाग कहलाता है। याद रखिएगा कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अगला है केंद्रक का मुख्य भाग होता है दोस्तों क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन जो है केंद्रक का मुख्य भाग होता है। अगला है क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। याद रखिएगा क्रोमैटिन किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए। डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फॉर्म होता है। तो क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का। अगला है कोशिका के निर्जीव रचना है दोस्तों रसधानी। याद रखिएगा कि कोशिका के निर्जीव रचना है रसधानी। अगला है रसधानी पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। याद रखिएगा कि पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? रसधानी। अगला है तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेंट्रोसोम यानी तारककाय की खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला है कि तारककाय पाया जाता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा तारककाय किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। हम लोग देखने वाले कोशिका विभाजन। ठीक है, अगला है कि केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। याद रखिएगा कैरियोकाइनेसिस जो है ये केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन मिटोसिस होता है दोस्तों किसमें? कायिक कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा कि कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, लैंगिक कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मियोसिस। और समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिटोसिस। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक कोशिकाओं में। ठीक है, अगला है कि असूत्री विभाजन होता है दोस्तों जीवाणुओं में। याद रखिएगा कि जीवाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। अगला है कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। याद रखिएगा वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन का खोज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज किए थे ये फार्मर व मोरे ने किए थे। ठीक है, किसने किए थे? फार्मर व मोरे ने अर्धसूत्री विभाजन खोज किए थे। अब लोग देखने वाले जैव विकास। ठीक है, देखिए दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिए थे। अगला है कि उत्त परिवर्तन का सिद्धांत दिया था होर्गो डी ब्रिज ने दिया था। याद रखिएगा होर्गो डी ब्रिज ने उत्त परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन,
नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? किसने दिया था? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे, प्राकृतिक चयन। अगला है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा डार्विन। डार्विन जो है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, BBI है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या है दोस्तों, ये है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन। ठीक है। अगला है आनुवांशिकी। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग? आनुवांशिकी के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को। याद रखिएगा, ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। अगला है कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। याद रखिएगा कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किए थे। अगला है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता था। W वाटसन ने। किसने कहा था? W वाटसन ने क्या कहा था? आनुवंशिकी कहा था दोस्तों। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा था। किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था W वाटसन ने किया था 1905 में। याद रखिएगा कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? W वाटसन ने 1905 में किए थे। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है दोस्तों क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि आनुवंशिकी की मूल इकाई है। याद रखिएगा कि आनुवंशिकता की मूल इकाई है दोस्तों जीन। जीन जो है ये आनुवंशिकता की मूल इकाई है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो विल्हेम जोहानसन ने किए थे 1909 में किए थे। याद रखिएगा कि 1909 में विल्हेम जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। अगला है कि जीन अस्तित्व होते हैं गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अगला है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बीडल एवं टाइटन ने किया था। याद रखिएगा बीडल एवं टाइटन ने एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत का प्रतिपादित किए थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था तो मेंडल ने किया था। याद रखिएगा कि गैमीट के शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। अगला है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। गुणसूत्र या क्रोमोसोम देखने वाले हम लोग अगला। ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल गुणसूत्र या क्रोमोसोम का। सबसे पहला सवाल है कि आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है दोस्तों गुणसूत्र। याद रखिएगा कि आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र जो होता है ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। अगला है गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था 1875 में किया था। ठीक है। 1875 में स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किए थे। अगला है क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्डेयर ने 1888 में किया था। याद रखिएगा क्रोमोसोम या फिर जिसको बोलते हैं गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? वाल्डेयर ने 1888 में। अगला दोस्तों कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है ये क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। किससे होता है? क्रोमैटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगला है कि मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होती है गुणसूत्रों के द्वारा होती है दोस्तों। याद रखिएगा कि गुणसूत्रों के द्वारा ही मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 अर्थात 23 जोड़े होती है। ठीक है। याद रखिएगा 44 अर्थात 23 जोड़े। यहाँ पे 44 नहीं होगा दोस्तों 46 होगा। ठीक है। कितना होगा? 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का 23 दूनी 46। ठीक है। अगला है दोस्तों कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा कहलाता है। याद रखिएगा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अगला है कि पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX होता है। क्या होता है? पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है दोस्तों XY तथा XX।
अगला दोस्तों कि पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY होता है। याद रखिएगा कि पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है दोस्तों XY होता है। अगला है कि महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से XY द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। अगला है एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है तो 22 + Y। ठीक है, यानी एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? 22 + Y। अगला है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। आइए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक ने किए थे। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में किए थे। याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने किए थे। कब? 1869 में किए थे। अगला है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल का जो निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला है कि दो न्यूक्लिक अम्ल होता है RNA और DNA होता है दोस्तों। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दो न्यूक्लिक अम्ल है RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो DNA का क्या होता है दोस्तों? DNA का होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। याद रखिएगा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला है वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में मिला था। याद रखिएगा 1962 में वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नवर्ग ने किया था। याद रखिएगा कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नवर्ग ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। DNA होता है दोस्तों, क्या होता है? DNA होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि DNA होता है एक आनुवांशिक पदार्थ। अगला है कि DNA का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। याद रखिएगा DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करना एवं आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, ये DNA का मुख्य कार्य है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार SSC या फिर BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। याद रखिएगा DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये DNA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। याद रखिएगा कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है दोस्तों DNA और फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, याद रखिएगा DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो है ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है दोस्तों कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सेलुलर और, याद रखिएगा कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। अगला है दोस्तों आपके सामने कि RNA का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा DNA से होता है। ठीक है, RNA का जो संश्लेषण होता है DNA से होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड ये RNA का फुल फॉर्म होता है। RNA का संश्लेषण होता है DNA से। अगला है कि RNA में शर्करा पाई जाती है, तो याद रखिएगा राइबोज जो है ये RNA में शर्करा पाई जाती है। अगला है कि DNA में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज जो है ये DNA में मौजूद शर्करा है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि केंद्रक में DNA का अंश होता है कितना %?
तो 10% होता है। याद रखिए केंद्रक में डीएनए का जो अंश होता है ये 10% होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डीएनए बहुलक है दोस्तों किसका, याद रखिएगा कि डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। याद रखिएगा डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। अगला है कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। याद रखिएगा डीएनए जो है ये प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है, ठीक है। डीएनए क्या करता है, तो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। अगला है कि प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों कौन, आरएनए। क्या करता है, डीएनए आदेश देता है लेकिन निर्माण कौन करता है दोस्तों, प्रोटीन का आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है तो हाइड्रोजन बंध से। याद रखिएगा कि डीएनए की जो श्रृंखलाएं बंधी होती है किससे बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध से डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कि कोशिका के अंदर का सूचना प्रवाह। याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर का सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो ये आरएनए के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा। अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है दोस्तों। हम लोग अब डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल है वनस्पति विज्ञान से संबंधित। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों, याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। याद रखिएगा थियोफ्रेटस जो है ये वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, तो लिनियस को। याद रखिएगा लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि वनस्पति जगत का बड़ा समूह है थैलोफाइटा। याद रखिएगा थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का बड़ा समूह है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाय होता है। क्या होता है, सुकाय, यानी कि थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है दोस्तों सुकाय। अगला है कि सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा कि सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है दोस्तों ब्रायोफाइटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है किसको। याद रखिएगा कि प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। अगला दोस्तों कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया। याद रखिएगा डाइसोनिया जो है ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। अगला है कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है दोस्तों तो जियोप्सिस। याद रखिएगा जियोप्सिस जो है ये सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। अगला है कि संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। याद रखिएगा कि संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का जो अभाव होता है यानी कमी होता है किसमें होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला वनस्पति जगत का। याद रखिएगा कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है दोस्तों ब्रायोफाइटा कहलाता है। अगला है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे उगते हैं ये नम यानी कि नमी वाले स्थान पर एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। अगला कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटस है दोस्तों एजोला। याद रखिएगा एजोला जो है ये सबसे छोटा टेरिडोफाइटस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला शैवाल। शैवाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। याद रखिएगा क्लोरेला शैवाल से अंतरिक्ष यात्री जो प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं ये क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है दोस्तों लेमनेरिया। लेमनेरिया जो है ये आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है दोस्तों। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। याद रखिएगा माइक्रोसिस्टिस जो है ये सबसे बड़ा शैवाल है। और सबसे छोटा शैवाल है दोस्तों
क्लेमाइडोमोनास, याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये सबसे छोटा शैवाल है, ठीक है। तो सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टिस, सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले दोस्तों कवक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला सवाल है कि कवक है क्या है, तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है कवक, ठीक है। कवक का जो अध्ययन है दोस्तों कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला दोस्तों प्रमुख कवक है, याद रखिएगा ईस्ट, ठीक है। प्रमुख कवक है ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और खमीर, ये सब क्या है दोस्तों? कवक है। यानी ईस्ट, मशरूम, खमीर जो है ये प्रमुख कवक है। अगला है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? तो काइटिन की बनी होती है। देखिएगा कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अगला है कि कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा कि कवक में भोजन जो संचित रहता है किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है कवक में भोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक। याद रखिएगा कि डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है दोस्तों ईस्ट का प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। याद रखिएगा कि डबल रोटी बनाने में उपयोग होता है ईस्ट का, शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट का। अगला दोस्तों आपके सामने अब अगला सवाल क्या है दोस्तों देखने वाले हैं। अगला सवाल है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। याद रखिएगा बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस लिए? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों लाइकेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लाइकेन, सबसे पहला सवाल है कि लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। याद रखिएगा लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से लाइकेन बने होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने है कि लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था थियोफ्रेटस ने किया था। याद रखिएगा कि सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था किसने? थियोफ्रेटस ने लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोटिकोलस कहलाता है। कोटिकोलस जो है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है दोस्तों। अगला है कि चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है दोस्तों तो सेक्सिकोलस। याद रखिएगा सेक्सिकोलस जो ये चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है और पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोटिकोलस, ठीक है। अगला है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाता है कोप्रोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। लाइकेन सहायक होता है दोस्तों मृदा निर्माण में। याद रखिएगा लाइकेन किस चीज़ में सहायक होता है? तो मृदा निर्माण में, यानी कि मिट्टी के निर्माण में लाइकेन सहायक होता है। अगला है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र जो है ये प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। अगला है कि इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन है दोस्तों लोबेरिया इरवेनिया रेमेनीला। याद रखिएगा कि इत्र बनाने में, इत्र यानी कि जो हम लोग सेंट का यूज करते हैं, इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन कौन कौन सा है? लोबेरिया इरवेनिया रेमेनीला, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले अनावृत बीजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। अनावृत बीजी, सबसे पहला सवाल है कि अनावृत बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं दोस्तों। अनावृत बीजी समूह के पौधों में बीज होते हैं, नग्न होते हैं, यानी कि आवरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आवरण। अगला है कि सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है दोस्तों? सिकोया। क्या देखिएगा सिकोया जो ये सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है, ठीक है। अगला है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया। याद रखिएगा जैमिया पिग्मिया जो ये सबसे छोटा अनावृत बीजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। याद रखिएगा कि साबूदाना प्राप्त होता है किससे? साइकस से प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है कि साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अगला है कि अनावृत बीजी पौधों में परागन की क्रिया होती है दोस्तों तो वायु के माध्यम से होती है। किस माध्यम से होती है? वायु के माध्यम से अनावृत बीजी में पौधों में परागन की क्रिया होती है। अगला हम देखने वाले आवृत बीजी,
ठीक है। आवृतबीजी में सबसे पहला सवाल है कि आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं, फल के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं? फल के अंदर होते हैं दोस्तों। अगला है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है दोस्तों यूकेलिप्टस। याद रखिएगा, यूकेलिप्टस जो है ये सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है। अगला है कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा दोस्तों? लेमना। लेमना जो ये सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। याद रखिएगा कि सबसे छोटा बीज होता है दोस्तों आर्किड, जो ये सबसे छोटा बीज होता है। सबसे बड़ा बीज होता है दोस्तों याद रखिएगा लोडोसिया। लोडोसिया जो ये सबसे बड़ा बीज होता है। अगला कि सबसे ऊंचा पौधा है दोस्तों सिकोया सेम्परविरेंस। याद रखिएगा सेम्परविरेंस जो है यानी कि सिकोया सेम्परविरेंस जो है ये सबसे ऊंचा पौधा है। अगला है कि सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। ये सब जो जैसे आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च जो है ये सोलेनेसी कुल के पौधे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रूटेसी कुल के पौधे कौन कौन से हैं? याद रखिएगा रूटेसी कुल के पौधे नींबू, संतरा, बेल और मौसमी, ठीक है। याद रखिएगा रूटेसी कुल के पौधे नींबू, संतरा, बेल और मौसमी। अगला है कि जेसी कुल के पौधे कौन कौन सा है? सेब हो गया, नाशपाती हो गया, गुलाब हो गया और रसभरी हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कि रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी, ठीक है। अगला है कि मालवेसी कुल के पौधे हैं दोस्तों कपास, भिंडी और गुड़हल। याद रखिएगा गुड़हल जो है कपास, भिंडी, गुड़हल ये मालवेसी कुल के पौधे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला मटर किस कुल का पौधा है दोस्तों? याद रखिएगा मटर जो है ये किस कुल का पौधा है? याद रखिएगा लेग्यूमिनेसी। याद रखिएगा लेग्यूमिनेसी जो है यानी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधा है मटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि गन्ना किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो ग्रेमीनी कुल का पौधा है। याद रखिएगा ग्रेमीनी कुल का पौधा है गन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि लौंग किस कुल का पौधा है? मेटेसी कुल का पौधा। याद रखिएगा मेटेसी कुल का पौधा है लौंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। याद रखिएगा कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? यूरेनॉल। अगला है कि जड़ तन पतिया, ठीक है, जड़ तना एवं पतिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट है अगला कि पौधों का अवरोही भाग होता है। याद रखिएगा जड़ होता है। क्या होता है दोस्तों? जड़ होता है, ठीक है। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। अगला है कि तर्क रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। याद रखिएगा तर्कु रूपी, ठीक है, जड़ के उदाहरण है मूली। अगला है कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है दोस्तों सलजम। याद रखिएगा कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। अगला है शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है दोस्तों गाजर। गाजर जो है ये शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है। अगला है गांठदार जड़ के उदाहरण है दोस्तों तो शकरकंद जो है ये गांठदार जड़ के उदाहरण है, ठीक है। अगला है कि जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर और सलजम। ये जड़ों के रूपांतरण है दोस्तों मूली, गाजर और सलजम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला अपने सामने है कि तने के रूपांतरण है दोस्तों। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक और हल्दी। याद रखिएगा तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अगला है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है दोस्तों तना। याद रखिएगा अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों? तना है। याद रखिएगा कंद के उदाहरण है दोस्तों आलू, ठीक है। कंद के उदाहरण कौन है? आलू जो है कंद के उदाहरण है। अगला है धन कंद के उदाहरण है दोस्तों तो ओल, अरबी। याद रखिएगा ओल, अरबी जो है ये धन कंद के उदाहरण है। अगला है कि प्रकंद के उदाहरण है दोस्तों अदरक, हल्दी, ठीक है। प्रकंद के उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी जो है ये प्रकंद के उदाहरण है। अगला है कि शल्क कंद के उदाहरण है दोस्तों प्याज, लहसुन जो है ये शल्क कंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला आपके सामने दोस्तों कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। याद रखिएगा कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। याद रखिएगा सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। अगला है कि लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, ठीक है। याद रखिएगा एलाइसिन जो है ये लहसुन में गंध का कारण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है दोस्तों कैप्सेसिन
कैप्सेसिन, याद रखिए कैप्सेसिन जो है ये मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है। अगला है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है दोस्तों तना। याद रखिएगा तना जो है ये राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है दोस्तों राइजोबियम। याद रखिएगा दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। अगला है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। याद रखिएगा पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है तो ऑक्जेनोमीटर। याद रखिएगा ऑक्जेनोमीटर जो है वो यह यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि पर नापी की जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने। तना पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। याद रखिएगा तना पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगला है कि आलू का कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों तना से। याद रखिएगा आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। अगला है कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से होता है। याद रखिएगा कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। अगला है कि पौधों के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ठीक है, पौधों के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है दोस्तों पत्ती। अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि पत्तियों में अधिक छिद्र है रंध्र। ठीक है, अस्टोमेटा। ठीक है, याद रखिएगा पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है रंध्र जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अस्टोमेटा। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों कि पत्तियां सांस लेती है अस्टोमेटा से। याद रखिएगा अस्टोमेटा से जो पत्ती होता है वो सांस लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।